आपकी इज्जत महफूज है मामा, और आप तो जानती हैं कि आमिर से मेरी लड़ाई इसी बात पर हुई। ठीक है, तो फिर तुम सारी दुनिया को पकड़ पकड़ कर हया की बेगुनाही का सबूत दो। ये काम कर कि उसे एक सर्टिफिकेट बनाकर दे दो पाक दामनी का, ताकि वो इश्तहार छपवा दे उसका। कौन यकीन करेगा एक अगवाकार की बात का? बताओ बताओ, वो बच्ची कहाँ जाए, किस बात की दुआ करे? अपने जख्म भरने की दुआ करे या अपने बाप की मौत का गम भुलाने की? किस दर्द को छुपाए वो बाबर, किस तकलीफ पर आंसू बहाए? बताओ, जवाब दो मुझे। मेरे सिवा कोई भी तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि हया बेकसूर है, कि तुमने एक लड़की को मेहमानों की तरह रखा और फिर उसे बाइज्जत उसके घर के बाहर फेंक दिया। आपको तो यकीन है ना मामा कि मैंने हया के साथ कोई घटिया हरकत नहीं की, तो फिर मुझे मजबूर क्यों करिए कि मैं उससे माफी मांगूं? इस माफी तलाफी से किसी को कोई फायदा नहीं होगा मामा। तुमने एक मासूम लड़की को अपनी अना, अपनी जिद की खातिर अगवा करवाए, और इतना बड़ा जुल्म करके भी तुम खुद को बेगुनाह समझ रहे हो। हया ने अपनी इज्जत, अपनी नेकनामी तो खोई थी, आज अपना बाप भी खो दिया। तुम मुजरिम हो हया। बेटा, अम्मी को इस वक्त हम सब की बहुत जरूरत है, खास तौर पर तुम्हारी। प्लीज अपने आप को संभालो। आया, बाबा के बाद हम अम्मी को नहीं खोना चाहते। फिक्र की कोई बात नहीं है, गहरा सदमा है, जल्दी होश आ जाएगा। और वैसे भी वीकनेस बहुत होगी, ऐसा करो कुछ खिला दो इन्हें। आंटी आरिश ने नींद का इंजेक्शन दिया है, ख्याल में सोती रहेंगी तो ज्यादा बेहतर है। हया बेटा, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम तो कुछ खा लो, इसे कुछ खिलाओ। रिजा, हया को जाके खाना खिला दो। चलो। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। चलो हया, खाने के लिए आ जाओ। माँ, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तो फिर हम भी खाना नहीं खाएंगे। तुम्हें पता है, बचपन में जब तुम खाना नहीं खाती थी तो तुम्हारे बाबा भी नहीं खाते थे। कहते थे मेरी बेटी भूखी सो गई है तो मैं कैसे खाना खा लूं। बाबा, हया, क्या हुआ? वो यहाँ क्यों आया था? वो किसकी बात कर रही हो? अनजान मत बनो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। हया, आई स्वेयर मैं नहीं जानती उसको मोइज अंकल की डेथ का किसने बताया और वो यहाँ क्यों आया था। अपने गुनहगार को तो माफ कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बाबा के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, मुझे ये बताइए कि आप वापस कब आ रहे हैं? एक तो आपकी बेटी का मुझे पता नहीं चलता, छलावे की तरह एकदम गायब हो जाती है। लॉन में उसी को देखने आई हूँ बाहर, यहीं कहीं बैठी होगी। जी कराती हूँ आपके बात। तुम अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं आज तुम्हें आने से मना करती। अगर मुझे पता होता कि हया के फादर की डेथ हो गई है तो मैं वहां नहीं आता। तो मैं नहीं मालूम मामा को फेस करना कितना मुश्किल है। अपने ही घर में मैं उनसे नजरें चुरा रहा हूँ। बाबर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, तुम सो जाओ। रिचा,
ये लड़की ऐसे पास नहीं आएगी। मुझे लगता है मुझे बाबर की माँ से मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। हाँ, मिल गई। और शायद नहीं भी। वो बाबर से ही बात कर रही थी। हाँ, फिक्र मत करें, मैं जाऊंगी बाबर के घर, कल ही जाऊंगी और उसकी वालिदा से करूंगी बात। बाबर, क्या हुआ? कुछ नहीं दादू। तुम्हारी माँ ने छोटी सी गलती पर तुम्हें तख्तेदार पे लाके खड़ा कर दिया। बाबर, दिल पे बोझ मत लेना। उस लड़की के बाप का वक्त था, सो वो मर गया। ना जाने कितने लोग रोजाना किसी न किसी वजह से मर जाते हैं, कोई उसका जिम्मेदार नहीं होता। मौत बरक है। जिसका टाइम कुदरत ने लिख दिया है उसे इस दुनिया से जाना ही है। मगर दादू, मामा ये बात क्यों नहीं समझ रही? बेटा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुमने उस लड़की के घर की दहलीज पे कदम नहीं रखना। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, वो तो मामा मुझे लेके गई थी। मुझे लगता है कि फिर लेकर जाएंगी। तुम्हारी माँ तुम्हें इंसाफ के नाम पर कुर्बान करने पे तुली हुई है। सुबह होने दो, मैं मैजबिन से खुद बात करती हूँ। नहीं दादू, प्लीज आप मुझसे कोई बात मत कीजिए। आप दोनों जब भी उलझते हैं मुझे टेंशन होती है। अब मैं देखता हूँ कि मामा क्या डिसीजन लेते हैं। अब मेरे लिए क्या बाकी रह गया है? फीकी और बेरंग जिंदगी से सांसों का रिश्ता जोड़ के रखना। मेरी सारी रौनक, सारी खुशियां मोहित से थी। उनके जाने के बाद मैं तुम लोगों के लिए जिंदा हूं। मैं उनकी निशानियों को सीने से लगा के अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहती हूँ। इसलिए आज मैं घर के सारे मामला लाइना के सुपुर्द करती हूँ। आपका साया ही हम सब के लिए सरमाया है। आप प्लीज खुद को संभालें। मैं जिंदा हूं तो बस हया के लिए, वरना इनके जाने के बाद मैं अंदर से खोखली हूं। अभी प्लीज आप सब्र से काम लें। किसी किस्म का बोझ अपने दिमाग पे ना डालें। मैं और फारिद भाई है ना। हया ने मेरी सांसें थाम रखी, वरना मोहित के जाने की तकलीफ तो इतनी असियतनाक है कि जी चाहता है मैं भी मिट्टी ओढ़ के सो जाऊं। अम्मी, आपको अभी भी हया के लिए ही हौसला रखना होगा। उधर फारिद भी बहुत परेशान है। अगर आप कमजोर पड़ गई तो हम सबको कौन संभालेगा?
आप यहाँ क्या लेने आई? लेने नहीं, तुमसे मिलने आई हूँ। हाय हाय, तुम तो ऐसे डर रही हो हैं, जैसे मैं तुम्हारे ससुराल वालों को ये बताने आई हूँ कि मोइस मियाँ की मौत की वजह तुम हो। मेरे ससुर की मौत मेरी वजह से नहीं, आपकी कड़वी बातों की वजह से हुई है। अंदर चल। क्या हुआ हया? कुछ नहीं। बाबा की याद आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, हमने पहचाना नहीं, जरा अपना तारुफ कराएंगी आप? मैं रिजा की वालदा हूँ, वही रिजा जिसके साथ किए गए बाबर के झूठे वादों के हिसाब की पादाश में सजा हया ने भुगती है। बैठिए। तो क्या आपकी बेटी फिर लापता होगी, जो उसे तलाश करने उसकी दोस्त की तरह यहाँ चली आई? लगता है आपको अपनी बेटी पे जरा कंट्रोल नहीं है। देखिए, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ और आपको भी चाहिए आप जो भी बात करें सोच समझ के करें। आपके पोते ने मेरी बेटी को सब्ज बाग दिखाए, झूठे वादे किए उससे। तो क्या तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, नादान है? और बाबर जिस हाई सोसाइटी में मूव करता है वहां दोस्ती वक्त गुजारने को कहते हैं, अच्छा वक्त गुजारने को। और तुम्हारी मिडिल क्लास बेटी ने उसके ख्वाब देखना शुरू कर दिए। ऐसे ही रवैये बिगड़े हुए लड़कों को मजीद तबाह कर देते हैं। उनके नजदीक लड़कियां एहसास से आ रही बस खेलने की चीज रह जाती हैं। अच्छा, चलो यूं ही सही, हमने अपने पोते को बर्बाद कर दिया। तुम यहाँ क्या करने आ गई हो? बेटी का हरबा नहीं चला तो माँ तीर आजमाने आ गई है। प्लीज जरा सोच समझ के बोलिए, अपनी जबान को लगाम दीजिए। आपका पोता न जाने कितने लोगों का मुजरिम है और आप उसके गुनाहों पर पर्दा डाल रही हैं। बस, मेरे पोते पे उंगली उठाकर पर्दा तो तुम डाल रही हो अपनी बेटी के काले करतूत पर। इससे पहले कि हम मजीद बेइज्जत करें, निकल जाओ यहाँ से। चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन मेरी एक बात आप याद रखिएगा, मजलूमों की आहें और बद्दुआएं इस घर को निस्तो नाबूद कर देंगी। बस बेटा, मोइस साहब के जनाजे में शरीक होने का दुख सारी उम्र का दुख हो गया है। आई वाज ट्रेवलिंग, मैं अभी डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ आ रहा हूँ। कल मैं नहीं बयान कर सकता बाबा ने हम सबकी तरबियत कैसी की। बस जाने के बाद खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं नहीं बता सकता कि मैंने खुद को किस तरह संभाला। शायद ये हौसला, ये हिम्मत भी बाबा की तरफ से। ठीक कह रहे हो बेटा, मोइस साहब जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम रह गए। क्या पर्सनैलिटी थी। मेरी उनसे कुछ ज्यादा मुलाकातें तो नहीं हुई, ये मेरी कोताही है, लेकिन यकीन जानो मैं जितनी बार भी उनसे मिला मैंने हमेशा कुछ ना कुछ उनसे सीखा। बेटा, मैं तुमसे एक बात शेयर कर रहा हूं, शायद ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। बेटा, मोइस साहब की वजह से मेरी अपनी पर्सनैलिटी में बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है। मेरे बाबा मेरे आइडियल थे। जितना उनसे प्यार करता था मैं तो बता ही नहीं सका। बेटा, हौसला करो, तुम्हें हिम्मत करनी है, और ये मैं तुम्हें
दामाद की हैसियत से नहीं, बल्कि बिल्कुल एक बेटे की तरह कह रहा हूं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो मुझसे शेयर कर सकते। फातिहा पढ़ते हैं। हया, मुझसे वादा करो मेरे जाने के बाद एक आंसू भी नहीं बहाओगी। मैं जल्दी वापस आऊंगी, ओके? मुझे तन्हाई से बहुत डर लग रहा है। क्या तुम कुछ दिनों के लिए यहीं रह सकती हो? अभी जाने दो, जल्दी वापस आऊंगी और साथ में तुम्हें भी ले जाऊंगी। बाबर ने मुझसे बदला लिया, मगर उसका गम बाबा नहीं सह सके। उसने मेरे बाबा को मार दिया रिजा। मुझे उससे सख्त नफरत है रिजा। मौत एक हकीकत है हया, कोई किसी को नहीं मारता। वो मेरा और मेरे बाबा का मुजरिम है, और तुम अभी भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार उसके लिए एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं हो। हर मुजरिम सजा काटने के बाद माफी का हकदार ठहरता है।